पांच जी हाँ, 5 माह 13 हिंदुओं की हत्या यानी कि टारगेट किलिंग, गैर कश्मीरियों की किलिंग को लेकर कई सवाल हैं। इनकी सुरक्षा पर सवाल है, हिंदुओं के सड़क पर आ जाने पर बवाल है। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिम लोगों, खासकर हिंदू समाज के लोगों की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस साल जनवरी से अब तक यानी पिछले 5 महीने में कश्मीर घाटी में पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों और सरपंचों समेत कम से कम 16 लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए मारा जा चुका है। लगातार हो रही हत्याओं के खिलाफ कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार हमें घाटी के बाहर कहीं शिफ्ट करे, वरना हम लोग खुद पलायन कर लेंगे। हम इन सभी मुद्दों पर अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की प्रोड्यूसर आस्था श्रीवास्तव की इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग, आतंकी लगातार बना रहे हिंदुओं को निशाना। टारगेट किलिंग पर एक्शन में गृह मंत्रालय। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आतंकी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इस साल जनवरी से अब तक यानी पिछले 5 महीनों में घाटी में पुलिस अधिकारी, शिक्षक, सरपंच समेत 16 लोगों को टारगेट किलिंग कर मारा जा चुका है। सिर्फ मई के महीने में 8वीं बार टारगेट किलिंग कर लोगों को मारा गया। इन सब से कश्मीरी पंडित खौफजदा हैं, घाटी छोड़ने की बात कर रहे हैं और प्रशासन परेशान दिखाई दे रहा है। 7 मई 2022 श्रीनगर में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की हत्या। 12 मई 2022 बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या। 13 मई 2022 पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या। 17 मई 2022 बारामूला में रणजीत की हत्या। 24 मई 2022 पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की हत्या। 25 मई 2022 टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या। 31 मई 2022 रजनी बाला की हत्या। 2 जून 2022 कुलगाम में बैंक मैनेजर पर हमला। गुरुवार को आतंकियों ने कुलगाम में एक बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर दी। हमले में बैंक मैनेजर विनय कुमार की मौत हो गई। इससे पहले आतंकियों ने कुलगाम में ही हिंदू महिला टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 25 मई को टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की बडगाम में हत्या कर दी थी। कश्मीर घाटी में हिंदुओं की लगातार हो रही टारगेट किलिंग की वारदातों को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। कश्मीर की सुरक्षा चुनौतियों के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली है। 3 जून को गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चर्चा करेंगे। टारगेट किलिंग की घटनाओं के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अहम बैठक की, जिसमें घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर चर्चा की गई। प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए हिंदू सरकारी अधिकारियों को ट्रांसफर करने का फैसला किया है, यानी उन तमाम हिंदू कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा जो वर्तमान में दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं।
और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन उन सभी का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर करेगा। ये फैसला उस समय लिया गया है जब कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला बढ़ चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में घाटी में कश्मीरी पंडित लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि उनका जम्मू में ट्रांसफर किया जाए। वे घाटी में काम नहीं करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि शाह की बैठक लोगों को कितनी राहत देगी और टारगेट किलिंग की ये वारदात कहां जाकर थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। गैर कश्मीरी कहने को मजबूर हैं, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। जी हाँ, इससे पहले कि अपनी बहस की ओर आगे बढ़ें, इस वक्त की बड़ी खबर टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और रॉ चीफ सामंत गोयल मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के हालात पर की है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्रालय में हुई बड़ी बैठक में अमित शाह गृह मंत्री के अलावा एनएसए अजीत डोभाल और रॉ चीफ के भी शामिल होने की जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने टारगेट किलिंग पर क्या कुछ कहा है, इससे पहले कि हम बहस पर आगे बढ़ें, ये भी सुन लीजिए। बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्याएं की पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर जघन्य अपराध और महापाप किए। हमारी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से हमेशा इन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के मंसूबे विफल किए। वो 1990 का दशक हो, वो 2010 तक का जो पाकिस्तान के अंदर षड्यंत्र रचे गए जम्मू कश्मीर के खिलाफ, हर पाकिस्तान के षड्यंत्र को हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर ये पाकिस्तानियों के हर साजिश को विफल किया। जी हाँ, 3 दशक का मसला है। 1990 से अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन चीज़ें जहाँ की तहाँ। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ जाने पहचाने चेहरे, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सतीश लखेड़ा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र वशिष्ठ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत। हमारे साथ कश्मीरी पंडित न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, रवीश हांडू हमारे साथ हैं। रवीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड जे सोडी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता सतीश लखेड़ा जी के पास चलना चाहूँगा। गैर मुस्लिमों की हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा। बात यहाँ तक चली गई कि पलायन शुरू हो गया। लखेड़ा साहब, ये कैसे रुकेगा? सीबीएम कैसे पैदा होगा? मनीष जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं कि सेना और अर्ध सैनिक बलों के तमाम प्रयासों के बाद और सरकार के द्वारा तमाम विकास कार्यों से लेकर बहुत सारी कोशिशें जो हर क्षेत्र में 370 हटने से पहले नहीं थी, उसके बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हम हैं कि 90 जैसी परिस्थितियां फिर प्रारंभ की जा रही हैं। धर्म के आधार पर हिंदुओं को लक्ष्य करके जो निशाना बनाया जा रहा है, पिछले 26 दिन में 9 घटनाएं हुई हैं और जहां 19-20 नागरिक का निधन हुआ है, हत्याएं हुई हैं, उसमें 17 सुरक्षा बलों के जवानों ने भी शहादत दी है। पराकाष्ठा तक सुरक्षा बल अपनी
कोशिशें कर रहा है, शहादत दे रहा है, घाटी में अमन चैन की कोशिश कर रहा है। मगर इस समय जो परिस्थितियां हैं और दुर्गम क्षेत्रों में जिस तरह हिंदू निशाने बनाए जा रहे हैं, आज एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें गृह मंत्री जी, रॉ चीफ और एनएसए साहब उपस्थित रहे हैं। कुछ नए रास्ते तैयार होंगे। स्थानीय आधार पर वहाँ गवर्नर साहब ने जिला मुख्यालयों में कोशिश की है कि जितने हिंदू कर्मचारी हैं वे ज़िले में पहुँच जाएं, जो बाकी ऐसी स्थितियों में हैं उन्हें बचाने का प्रयास ज़रूर चल रहा होगा। सरकार अपनी पराकाष्ठा तक पूरी कोशिश कर रही है और सरकार की नीयत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, अमन चैन के लिए, और जो 90 के दर्द थे, 90 के घाव थे, जिसके साथ केवल भारतीय जनता पार्टी आस्था के साथ जुड़ी रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई किसी को प्रमाण पत्र किससे लेने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस संवेदनशीलता से इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, आज हम उतने ही आहत हैं जितने वो कश्मीरी परिवार और कश्मीरी पंडित समाज। जी, जहाँ तक बात की जाए 90 से लेके 22 तक की, अगर 3 दशक का मसला अगर खोलें तो कई सरकारें आई, सारी सरकारों ने प्रयास किए और प्रयास होने भी चाहिए। हमारे अपने नागरिक हैं, हमारे अपने भारतीय हैं। हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ जी हैं। वीरेंद्र जी अभी पीसीआर से, यानी कि जो कि हमारा कमांड कंट्रोल यूनिट है, वहाँ से मुझे कमांड आई है कि राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है। राहुल जी ने कुछ कहा है, पहले आप वो कहें, फिर सतीश जी की बात पर मेरे भी कुछ सवाल आपसे होंगे। जनरल साहब आपके पास मैं आऊँगा क्योंकि आपके पास पूरा निचोड़ होगा। जनरल साहब वशिष्ठ जी अपनी बात करें तो मैं आपके पास आता हूँ। नहीं, वशिष्ठ साहब। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी रैना जी को भी सुन रहा था और सतीश जी को सुन रहा था कि जो कहा जा रहा था उस सब को करने में भाजपा की सरकारें फेल हो रही हैं। वहाँ अमन चैन को वापस लाने में ये लोग फेल हो रहे हैं। जो माहौल जब पहले भी सरकार थी भाजपा समर्थित, तो यही माहौल बना था। आज 2022 में भी फिर से वही हालात है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग वहाँ नीति और नीयत कहीं ना कहीं इनकी खंडित है, इसलिए ये हालात हो रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान समर्थित इस आतंकी माहौल को क्यों नहीं रोका जा रहा है? 27 दिन से ऊपर हो गए, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें बचाइए। वहाँ के अगर आप ये सवाल करेंगे तो बात फिर घूमकर वहीं जाएगी। मैं सिन्हा जी वहीं रिप्ले होगा कि 90 चले आपकी सरकार मनीष जी, तब मैं आपको 27 दिन की तो माननी पड़ेगी ना। अभी जो माहौल है 27 दिन से वहाँ के कर्मचारी क्यों ऐसे हालात हो रहे हैं कि वो कौन रोक रहा है एक्शन करने के लिए? पाकिस्तान से अगर आतंकवादी हमारे यहाँ घुस रहे हैं तो उनको सीमाओं पर ठोको। केवल भारतीयों को आप मैं आपके बीच में नहीं, सतीश जी एक बार प्रस्तावना हो जाए वीरेंद्र जी की, क्योंकि ये पहला दौर है, उसके बाद फिर हम बहस और चर्चा पर आएंगे। जी वीरेंद्र जी, आप अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में कांग्रेस पार्टी वर्तमान की सरकार के साथ है और सरकार को चाहिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। और जहाँ तक की बात है, ये भी स्वीकारना पड़ेगा, जैसे रैना जी और सतीश जी भी कह रहे हैं कि वहाँ प्रबंधन कर पाने में ये कामयाब नहीं हो रहे हैं, जो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी इनकी है, पर इसमें सुधार लाना चाहिए। हमें माहौल को ख़राब नहीं होने देना, इसका संकल्प लेना चाहिए। और ये फेल हो गए हैं, उसको इनको स्वीकार करते हुए अपने आप वहाँ माहौल ठीक करने के लिए क्या हो सकता है उसके लिए सोचना चाहिए। वीरेंद्र जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की बहस और चर्चा में हम फेल पास पर नहीं, हमारी चिंता, हमारा दिल धड़कता है उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए, उन लोगों के लिए, उन बेगुनाह लोगों के लिए जिनको आतंकी मौका देखते ही ठग कर रहे हैं। हमें इससे रोकना। मनीष जी, मैं वही कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। उन आतंकियों को जवाब उन्हीं की भाषा में दीजिए और देश का और कश्मीर का माहौल खराब नहीं होने देना चाहिए और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। 27 दिन नहीं लगने चाहिए, वहाँ माहौल फिर खराब हो गया। क्यों? कहाँ थे ये? वीरेंद्र जी, आपने बात कही कि जो जहाँ दिखे, अगर पाक समर्थित आतंकी कहीं मिल रहा है तो तुरंत ठोको, यानी कि आप ठोको नीति की बात कर रहे हैं, जो होना भी चाहिए। अगर हमारे पाकिस्तान के आतंकवादियों को कौन बचाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 14 एनकाउंटर हुए हैं। 14 एनकाउंटर में, यानी पिछले कुछ 35-40 दिनों में 14 एनकाउंटर हुए
27 लोग मारे गए, 27 आतंकी, जिसमें हमारे कुछ सिपाही भी हैं। इनमें से 7 आतंकी पाकिस्तान के हैं। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, मेरे दर्शकों को भी। वीरेंद्र जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ मेजर जनरल सिन्हा। मेजर जनरल सिन्हा, जनरल साहब, देख जन्नत की हालत क्या हो गई? सबसे तो पहले मैं टिप्पणी ये करना चाहूँगा, ये इनको सिखाया जाता है कि तुम जिहाद करो जन्नत मिलेगा। अरे जन्नत को तुमने नरक बना दिया, जो जन्नत कश्मीर था। तो ये क्या सोच है? दूसरी बात, इस पूरे विषय में 5 बिंदुओं को मैं खाली उसका सब्जेक्ट मैटर बोलूँगा और व्याख्या करूँगा जैसे जैसे आप मौका देंगे। पहला, कि ये हत्या जिस तरह से हो रही है उसका कारण क्या है। दूसरा, रिटेलिएशन कैसे हो रहा है। तीसरा, रिटेलिएशन का मकसद क्या है जिहादियों का। चौथा, हमारे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, सिक्योरिटी अपरेटस में, स्ट्रक्चर में क्या खामियां हैं। पांचवा, सलूशन क्या है, तरीका क्या है इस अभिशाप को रोकने के लिए। तो पहले जो लास्ट 2 बिंदु है उस पर मैं टिप्पणी करूँगा, क्योंकि पूरा निचोड़ वही है। क्यों हमारा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उसमें क्या वाइड है। हिंदूज सॉफ्ट टारगेट हैं। आतंकवादी फैसला करते हैं कि कहाँ, किसको, कैसे, कब मारना है। ये 24/7 पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को ये मुमकिन नहीं है हर एक हिंदू को पूरा प्रोटेक्शन देना, पॉसिबल नहीं है। तो समस्या ये है, अब बचा कैसे जाए इस अभिशाप से। तो ऑप्शन ये है, ए, कि आप पूरे हिंदूज को हथियार दें ताकि वो सॉफ्ट टारगेट न रहें, वो अपने को। साहब, हथियार का जवाब हथियार से। एक सेकंड मेरे को बोलने तो दीजिए, मैं ऑप्शन बात कर रहा हूँ, मुझे ऑप्शन बताने दीजिए। ऑप्शन बी तो सुनिए। ऑप्शन ए ये है कि आप हर हिंदू को हथियार दे दीजिए, लेकिन इसका जो रेमिफिकेशंस होगा वो हो सकता है वो सही नहीं हो। ऑप्शन बी, आप एक होम गार्ड्स, सशक्त होम गार्ड्स रेज कीजिए, आप उनको हथियार दीजिए, आप मोबाइल पेट्रोलिंग करवाइए इनसे, आप QRT क्विक रिएक्शन टीम की गठन कीजिए, आप जो मुस्लिम्स का है, कौन आतंकी है कौन इनोसेंट है पता नहीं चलता है, आप मुस्लिम्स का हथियार बैन कीजिए, आप सर्च ऑपरेशन कीजिए, और जो लोग मुस्लिम्स के पास हथियार मिलता है उसको जम्मू एंड कश्मीर से उठा के फेंकिए। आप इस तरह से करेंगे तो एक बिंदु होगा। दूसरा, जो लोग टेरर स्ट्रक्चर के हिस्सा हैं उनको रूथलेसली क्रश करने की जरूरत है। जल साहब, कुछ और पॉइंट्स मुझे पता है आपके छूट गए। आपने केवल 2 बिंदुओं पर अभी बात की है, 3 बिंदुओं को लेकर मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ 2 और मेहमान हैं, कर्नल रिटायर्ड JS सोडी और रवीश हांडू। रवीश हांडू जो कि कश्मीरी पंडित है और कश्मीर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवीश, आपको आवाज आ रही है? रवीश जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, रवीश जी, फिर 90 के दशक की याद ताज़ा हो रही है कि एक बार फिर बैकपैक कर, यहाँ तक हमारे पास जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, घाटी में जो कश्मीरी पंडित या हिंदू हैं वो ट्रक ढूंढ रहे हैं कि अपना सामान लेकर वापस लौटा जाए। जी बिल्कुल, मेरे पास भी ऐसी जानकारी है कि इस टाइम पे जो कैंपों में रह रहे कश्मीरी पंडित है वो ट्रक ढूंढ रहे हैं कि ताकि वो, सरकार से तो उनकी आशा बिल्कुल मतलब निराश हो चुके हैं वो सरकार की पॉलिसी से। क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं कि सरकार की पॉलिसी इस टाइम पे एक शुतुरमुर्ग वाली पॉलिसी है, ऑस्ट्रिच वाली पॉलिसी है। सरकार ने क्या कर दिया है, अपना सर रेत में दे दिया है और वो कह रहे हैं हालात ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड पे हम देख रहे हैं, ग्राउंड पे जब हिंदू के मारे जाने की खबर आती है तो वहां से उनके जो, मतलब मैं इसको कहूंगा कि सरकार गोली का जवाब प्रोपागंडा से दे रही है, कि वहां से आतंकवादी गोली चला रहे हैं और सरकार प्रोपागंडा कर रही है कि नहीं हालात तो बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन अंत में क्या हो रहा है, हम जैसे जो कि जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कश्मीरी पंडित जो एक नॉर्मल एम्प्लॉई, सरकारी एम्प्लॉई है, वो मारे जा रहे हैं। तो ये पॉलिसी जो मतलब बरगलाने वाली पॉलिसी है राष्ट्र को, जो बीजेपी इस तरीके की पॉलिसी चल रही है कि भाई हालात ग्राउंड में बहुत खराब है, लेकिन देश को वो दिखा रही है हालात बिल्कुल सही है। तो मैं तो इसको बिल्कुल एक शत्रुमुर्ग वाली पॉलिसी बोलूंगा कि रेत में आपने सर दे दिया है और आप पूरे विश्व को बता रहे हैं हालात ठीक है। दूसरी चीज ये कि कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, मैं इसको एक कैंसर की तरह देखता हूँ। ये कैंसर की तरह एक प्रॉब्लम है और सरकार इसको एक फोड़े की तरह दर्शा रही है कि जी ये तो एक छोटा सा फोड़ा है जिसको हम कभी भी कुछ भी करके निकाल देंगे। तो आप मुझे बताइए कि कैसे एक फोड़े का इलाज, एक कैंसर का इलाज फोड़े की दवाई से या फोड़े के इलाज से कैंसर को ठीक किया जा सकता है।
तो ग्राउंड पे तो हालात बहुत बुरे हैं। जो मेरे मित्रगण हैं कश्मीर में, जो मेरे दोस्त हैं, उनके बड़े ही SOS टाइप कॉल्स आ रहे हैं। वो बिल्कुल डरे हुए हैं और आज लगभग 20-22 दिन हो गए हैं वो दफ्तर नहीं जा पाए हैं। इतना ज़्यादा डर का माहौल है। लेकिन देखिए आप बीजेपी के जो हमारे प्रेसिडेंट है J&K के रैना साहब, वो तो बिल्कुल मतलब जैसे पाकिस्तान तो सदियों से, मतलब मैं तो कहूँगा कि 1947 से यही करता आया है। जो आज और पाकिस्तान कर रहा है, 1947 से पाकिस्तान यही करता आ रहा है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? हमें तो सरकार, हम तो सरकार, अपनी सरकार पे डिपेंडेंट है। हम तो सरकार को ही मानेंगे। पाकिस्तान ने जो करना है वो तो कर ही रहा है, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? और मैं आपको एक और बात बोलूंगा कि जैसे काफी जगहों पे बोला जाता है कि एक एक नागरिक को सुरक्षा देनी या एक एक हिंदू को सुरक्षा देनी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि 1990 के दशक में जब आतंकवाद बिल्कुल चरम सीमा पे था, तो एकदम सिक्योर्ड कैंप बनाए गए थे। पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस, जितने भी ऑफिस थे उनके अंदर एम्प्लॉयज को रख के एकदम सिक्योर्ड वे में रखा गया था। तो तरीका है, सिक्योरिटी देने का तरीका है, लेकिन मंशा मुझे दिख नहीं रही है। सिक्योरिटी देने की मंशा नहीं दिख रही है। जी, सुरक्षा की जा सकती है, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग सरकारें होती हैं, नीतियां होती हैं, हालात होते हैं। जो कल था वो आज नहीं है और आज जो होगा वो कल नहीं होगा। रवि जी, मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड JS सोढी साहब है। सोढी साहब, कश्मीर में माहौल कौन खराब कर रहा है ये सब जानते हैं। इसके बावजूद आतंक का खात्मा मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक नाम पूछा जाता है। तरीका बदला है इन्होंने, पैतरे बदले हैं, तरीका बदला है। नाम पूछते हैं और खट से गोली उतार देते हैं। कर्नल सोढी, कैसे काबू किया जाए? जय हिंद मनीष जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। ये जो भी पिछले कुछ दिनों में ऐसी वारदातें हुई हैं, ये बहुत ही दर्दनाक हैं और एक भी अगर भारतीय नागरिक की जान जाती है तो बहुत दुख लगता है। लेकिन मनीष जी, हमें एक चीज और देखनी होगी कि पिछले अगर हम 3-4 साल के आंकड़े लें तो हमने देखा है कि कश्मीर में जो असैनिक लोगों की हत्याएं हुई हैं वो कम हुई हैं। खासकर से जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ और उसके बाद आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया, तब से लेके अगर हम हर साल के आंकड़े देखें तो वहां पे असैनिक हत्याएं कम हुई हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, एक भी अगर असैनिक हत्या होती है तो वो दर्दनाक होती है। सरकार पूरे कदम उठा रही है। मैं इसमें एक और चीज कहना चाहूंगा कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हमें वहां पे बड़े बड़े ऐसे फोर्टिफाइड कैंप बनाने चाहिए शुरुआत के लिए, और उसमें जो कि सैनिक रिटायर हुए हैं, जो कि भी किसी आर्म या सर्विस के हों, उनको वहां पे बसाया जाए। जब वहां पे असैनिक लोग रहेंगे, वहां पे सिविलियन बन के रहेंगे और रिटायर्ड फौजी रहेंगे, कर्नल सोढी कैसे रहेंगे जब उन्हीं के परिवार का कोई व्यक्ति अगर अपने काम पर जाता है तो उसे गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, वो मार दिया जाता है। तो बताइए, असैनिक, अकश्मीरी, गैर कश्मीरी रहें तो घाटी में कैसे रहें? बिल्कुल मनीष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो मैं कह रहा था कि अगर वहां पर हम कैंप्स बनाते हैं या वहां पे एरियाज नॉमिनेट करते हैं जहां पे जो सैनिक रिटायर हुए हैं फौज से, वो लोग वहां पे जाके सेटल हों, वहां पे उनकी तादाद बढ़े, आस्ता आस्ता हम देखेंगे कि ये चीज नॉर्मलाइज होती हुई शुरू हो जाएगी। कर्नल सोढी, आपने जो सुझाव दिया, सुपर एनिमेटेड सैनिक जो कि रिटायर हो चुकी है वहां जाएं, आपका विचार बन रहा है? बिल्कुल, देखिए बहुत रिटायर्ड लोग हैं जो कि तैयार होंगे वहां पे जाने के लिए। अगर सरकार की तरफ से वहां पे जमीनें सस्ती मिले, बहुत रिटायर्ड लोग वहां पे तैयार होंगे जाने के लिए, और ये एक गेम चेंजर होगा। आपके सुझाव पे जनरल सिन्हा कुछ कहना चाहते हैं। जनरल सिन्हा, आप अपनी बात रखें तो मैं फिर एक छोटा सा ब्रेक लूं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ सतीश लखेड़ा जी और वीरेंद्र वशिष्ठ जी हैं, इनसे आपस में बात कराएं कि आखिर गलती और चूक कहाँ है। जनरल सिन्हा, ये कर्नल सोढी जो बोल रहे हैं प्रोटेक्टेड कैंप्स की, ये टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और कैंप्स में यदि लोग रहेंगे और कैंप से बाहर जो ही निकलेंगे उनको टारगेट बनाया जाएगा। दो ही रास्ता है और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। हर एक हिंदू को अस्त्र दो, वेपन दो, या होम गार्ड्स को सशक्त करो और आप उसका प्रेजेंस दिखाओ, QRT हो, मोबाइल पेट्रोलिंग हो, और मुस्लिम्स का हथियार बैन करो, और कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, नॉर्मल लाइफ तभी चलेगा जब लोग समझेंगे कि हम सुरक्षित हैं। कैंप्स में आप रखोगे, कैंप से बाहर निकलोगे, ठोक दिए जाओगे।
24/7 मैं फिर रिपीट करता हूँ, पॉसिबल नहीं है। क्या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हर एक आदमी को, कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, कोई रिक्शा में जा रहा है, ऑटो में जा रहा है, क्या सुरक्षित कर सकता है? नहीं कर सकता है। या तो वो खुद अपने को सुरक्षित करे हथियार के साथ, या उसको सिक्योरिटी कवर मिले, वो पॉसिबल नहीं है। और जब तक आप बैन नहीं कीजिएगा मुस्लिम्स का हथियार, वो तो पिक एंड चूज करेंगे। स्कूल में घुसते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, सो एंड सो, मुस्लिम ने छोड़ देते हैं, दूसरा को पिकअप करते हैं, मार देते हैं। तो ये तो भय का माहौल है, और ये भय का माहौल ही वो चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं जनरल साहब, कर्नल सोडी, वीरेंद्र वशिष्ठ जी, सतीश लखेड़ा जी और रवि शांडू, मेरे लिए वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार, जी हाँ, जब ब्रेक से लौटेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर कश्मीरी नेता क्यों कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि ये सब जो नतीजा गैर कश्मीरी भुगत रहे हैं, कारण कुछ और नहीं, कश्मीर फाइल्स है। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ सारे मेहमान, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा, हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ सतीश लखेड़ा जी प्रवक्ता बीजेपी, रवि शांडू कश्मीरी पंडित, और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड जे सोडी साहब हमारे साथ हैं। सतीश जी, आपके पास आना चाहूँगा और आपके मन में जो आप रिबटल देना चाहते हैं, वीरेंद्र वशिष्ठ जी के जवाब के बाद आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इंडिया का सवाल का एक पैटर्न है, एक तरीका है कि शुरुआती दौर में बहस के पहले पड़ाव में सबको बोलने का मौका दिया जाए। सतीश जी, आखिर गैर कश्मीरी और हिंदुओं को, सरकारी कर्मचारियों को निशाना कैसे बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है? और इसके साथ साथ आतंकियों ने जो इन्हें गोली मार रहे हैं, इन्होंने पैटर्न भी बदला है। अब ये बड़े हथियार लेकर नहीं आते, AK-47 लेकर नहीं आते, ये एक छोटी सी पिस्टल लेकर आते हैं, नाम पूछते हैं और ठक गोली मार देते हैं। आखिर इससे कैसे रोकेंगे? माहौल खराब हो रहा है। हमने तो बातें कही थी, हमने सपना देखा था, उसी जन्नत में फिर एक बार अपना जहां बसाएंगे, लेकिन फिर एक बार अब कश्मीरी पंडित कह रहे हैं चलो हमें बाहर निकालो, हमें घाटी से बाहर करो, 24 घंटे में घाटी से बाहर करो, हमें यहां नहीं रहना, हम पलायन करना चाह रहे हैं। ये कैसे बदलेगा माहौल, सतीश जी? मनीष जी, आज बहुत संवेदनशील विषय पे ये डिबेट है और बहुत बड़ा पैनल है, जिसमें जनरल सिन्हा साहब हैं, कर्नल सोडी साहब हैं, और कश्मीरी पंडितों के समाज से जो वास्तव में इस पीड़ा को भुगत रहे हैं, भाई हांडू जी हैं, और अपने कांग्रेस से हमारे वशिष्ठ जी हैं। मनीष जी, जितना पूरे देश में कहीं खून बहता है, कहीं शहादत होती, हत्या होती है, मैं उत्तराखंड से आता हूं, मैं जानता हूं कि हम लगातार हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में हमारे बीच में एक शहीद का शव आता है। अगर वहां कोई नुकसान हो रहा है तो हम उसे भुगत रहे हैं। हम इन चीज़ों को बड़ी नज़दीक से देखते हैं। सेना के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मौके पर रहकर वहाँ सेवाएं दी हैं, उन्होंने उस दौर को देखा है, उस दौर को भुगता है जब इस देश की सरकारें उनके साथ थी, जिन्होंने ये समस्या पैदा की, उन अलगाववादियों के साथ थी जो काफिले लेके सुरक्षा के साथ चलते थे, जो पत्थरबाजी करते थे, जिनको पूरे रेड कारपेट दिल्ली बिछाता था। आज ये बौखलाहट है उनकी, और उसको सेना भी भुगत रही, अर्धसेना भुगत रही है, और कश्मीरी पंडित भुगत रहे हैं। हांडू साहब की नाराजगी साधारण नाराजगी नहीं है, मेरे परिवार के साथ भी होगा, मैं सरकारों के खिलाफ भी बोलूंगा, व्यवस्था के खिलाफ भी बोलूंगा, मगर सरकार पराकाष्ठा के साथ कोशिश कर रही है। और हम फिर कह रहे हैं आज भी, और जहां आज बैठक हुई है, इसलिए नहीं कि आज बैठक होने से बदलेगा, पूरे विवेक के साथ हमारे सेना के अधिकारी, अर्धसेना के अधिकारी उस मौके पे, उन्हें पूरी छूट है, दिल्ली से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र इस डिबेट को आम डिबेट की तरह कि भाजपा कांग्रेस कर दें, हमें मौका है, कोई बात नहीं, हमारी सरकार है, हम पे सवाल उठेंगे। ऐसे मौके पे हमें ये नहीं कहना कि राहुल गांधी जी देश के साथ नहीं रहते हैं या विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलते हैं, मगर ये समस्या कहाँ से आई? आज हम भुगत रहे हैं, देश भुगत रहा है, सैनिक भुगत रहे हैं, और इस देश का इतना पैसा उस पर लग रहा है। वो डिबेट में ज्वाइन किए हो। जहां तक सतीश जी बात की जाए, मुद्दा बहुत संवेदनशील है, और फिर एक बार गांवों को ये समझिए कि अब वो रिसाव हो रहा है। एक बार सरकार ने कोशिश की 370 के बाद कि हालात सुधरेंगे,
जन्नत फिर से जन्नत होगी। लेकिन जिस तरह से चीजें और घटनाएं सामने आ रही हैं, जल साहब आ रहा हूं आपके पास, इस समय विरोधी नेता जो हैं वो एक के बाद एक कह रहे हैं कि सरकार तो फिल्म के प्रमोशन में लगी है। कश्मीर फाइल अगर ये रोक देती, कश्मीर फाइल का प्रमोशन नहीं होता तो हालात ये नहीं होते। विरोधी नेता ये कह रहे हैं। इसमें उमर अब्दुल्ला हैं, आपका फारूक अब्दुल्ला है, मनीष जी। ओवैसी है और कोई और नहीं। अभी लेटेस्ट ट्वीट आया लखेड़ा साहब, अभी लेटेस्ट ट्वीट आया है कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी का। वशिष्ठ जी आप अपनी बात रखें। सतीश जी पीसीआर में चाहूंगा कि वशिष्ठ जी और सतीश लखेड़ा जी को एक फ्रेम में लाया जाए। वशिष्ठ जी अपनी बात, राहुल जी ने ट्वीट किया है कश्मीर फाइल को लेकर। मनीष जी, आपने कहा कि ये बहस जो है बड़ी संवेदनशील मुद्दे पर है, तो इसका मतलब कि संवेदनशीलता के साथ ही बहस कही जाए। जहाँ तक बात है, फिर हम कह रहे हैं कि वहाँ माहौल ठीक करना ही वहाँ ठीक होगा। वहाँ पर रहने वाला एक एक भारतीय को बचाना भारत सरकार का फर्ज होना चाहिए। हमें किसी के भेदभाव के हिसाब से फैसले नहीं करने चाहिए। हर कश्मीरी भारत का नागरिक है और हमें भारत के नागरिकों को बचाने की जिम्मेवारी वर्तमान सरकार की है। क्या वर्तमान सरकार इस जिम्मेवारी से भी पीछे हटना चाह रही? मैं सरकार बोल रहा हूँ। और लखेड़ा जी, आप हो या हम हो, हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी है। अभी कर्नल सोडी साहब कह रहे हैं और जो कश्मीरियों के हालात है, सरकार क्या कर रही है, उसका हांडू साहब ने बड़ा अच्छे से बता दिया है। फिर भी आप सुनना नहीं चाहें। और मैं पूरी बहस में आपको ये कहूँगा कि आप लोग नीति और नीयत थोड़ी सी बदल लें और वहाँ आपको केवल प्रोपेगेंडा, जो कि मेरे शब्द नहीं है, कश्मीरी पंडित कह रहे हैं, 27 दिन से लोग बैठे हुए हैं, आज आपको सुध मिल रही है। ये कहाँ का न्याय है? सरकार का काम होता है। वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं ना, वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि लाइन से आपने इतने सवाल दागे। सतीश जी का ये दायित्व बनता है और अधिकार भी है कि वो जवाब भी दें। सतीश जी एक के बाद एक आप जवाब दे सकते हैं। जनरल सिन्हा कुछ और बिंदुओं के साथ हमारे साथ इसी पैनल पर हैं जो बताएंगे कि आखिर इनसे कैसे निपटा जा सकता है। सतीश जी ओवर टू यू। नहीं, जनरल सिन्हा साहब भी बहुत व्यवहारिक, तात्कालिक जो टेम्परेरी व्यवस्था हो सकती है, हमारे लिए एक एक इंसान की जान महत्वपूर्ण है। या सोडी साहब जो कह रहे हैं, ये इस नियत के साथ है कि रक्तपात कम हो, लोगों की जान बचे, परमानेंट ट्रीटमेंट बड़ा होना है। मगर मैं अभी राहुल गांधी जी का ट्वीट मेरे सामने है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़े परिवार से आते हैं और अपेक्षा है कि ऐसे संवेदनशील विषय पे वो कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हों, देश के साथ खड़े हों और कम से कम ऐसे मौके पर, हाँ वशिष्ठ जी, हाँ ठीक है, और कम से कम वो एक सुझाव दे सकते हैं, मजाक न उड़ाए। जहाँ तक बात है फिल्म के प्रमोशन की, आप कल्पना कीजिए किसी फिल्म से देश नहीं चलेंगे, उससे अच्छे बुरी हम प्रेरणा ले सकते हैं। अगर कांग्रेस सरकारों के समय की नीतियों का या अलगाववादियों के चेहरे का नकाब खींचे एक फिल्म ने कुछ सत्य दिखाया है, वो अपराध किया है किसी फिल्म कलाकार ने। हम फिर कहना चाहेंगे, राहुल जी से बड़ी अपेक्षा थी। साथ में बार बार ओवैसी को कोट किया जाता है। ओवैसी साहब लंदन के पढ़े हुए बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार हैं, मगर मैं आप सारे विद्वान इस पैनल में बैठे हैं, आप बताइए क्या वो कभी किसी विषय को लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं? कभी नहीं। हिंदू मुस्लिम करेंगे, चार मीनार किसने बनाया, 800 साल हमने राज किया, इन सुल्तानों की और मुगलों की बीबियां कौन थी, ऐसा करके हिंदू मुस्लिम की जड़ों में मट्ठा डालेंगे। और यही कश्मीर में आज तक की सरकारों ने किया। केंद्र सरकार ने किस तरह इस कैंसर को जो फोड़ा, हांडू साहब क्या वो नीतियां बताएं? कैंसर किसने बनाया? लखेड़ा जी, नीतियां आपने इतने दिन से, अब तो आप सत्ता में हैं, आप बताएं ना क्या कार्यक्रम किए, अमन चैन को बनाए रखने के लिए क्या किया, बताएं। आपने कोई नीति बनाई हो कश्मीर के लिए नीति? हाँ, वो बताएं। कश्मीर, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ। और जहाँ तक एक बार लखेड़ा जी एक और चीज सुन ले। आपने राहुल जी के ट्वीट की बात की थी, आपको
नहीं पता लगा तो उन्होंने आपको कहा है कि कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट कर रही है प्राइम मिनिस्टर से और कहा है कि जिनकी जिम्मेवारी थी वो फिल्म देखने में वो थे, उस पर आपको ये देखना है कि हमें माहौल ख़राब नहीं होने देना है। देश में जो हालात हैं, आप लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, बंगाल से लेके अम्बे की खाड़ी, क्या माहौल बना दिया है। वशिष्ठ जी बोलने दीजिए। लाखेड़ा जी, मैं आपसे केवल ये वशिष्ठ जी आप देश के नाम, आप राष्ट्र के नाम संबोधन मत कीजिए, मुझे नहीं, बोलने राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं कर रहा हूं मैं, राष्ट्र के नाम तो एक ही व्यक्ति कर रहे हैं। आप हो गया भाई साहब, आप नीति बताएं, बस नीति क्या है 70 सालों में जो आपने कश्मीर को ठीक करने का क्या आपकी नीति है, वो बस बता दें। आपके पास अरे कोई वसीर साहब शांत होंगे आप, हो गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया। 70 सालों में जो रायता आपने फैलाया था, पहले उसे समेटना था। जो आपने तितर बितर कर रखा था, आपको शांत माहौल मिला था, आपने खराब किया है। अमन के नाम पर आपने कब तक 70 साल करते रहोगे? मैं बोलूंगा, लखेड़ा जी, अपनी बात मैं आपसे नीति मांग रहा हूं और आप 70 साल ये कब तक देश को आप कितनी अच्छी बात कही कश्मीरी पंडित भाई ने कि आप लोग केवल प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मेरे को मत मानिए, आप कश्मीरी पंडित भाई ने आपको इसी चैनल पे कहा कि आप केवल बात को बता नहीं रहे, गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे चैनल पे कह रहा हूं कि आप बता दे कि क्या नीति है आपके पास, गुमराह मत करो। मनीष जी बोलने देंगे तो मैं बोलूं। जी आप अपना जवाब दें। मुझे जनरल सिन्हा के पास भी जाना है। जनरल साहब बड़े खामोशी से आप दोनों सियासतदानों की बात को सुन रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में कुछ ऐसे जवाब हैं कि वो आप दोनों की बहस में कूद सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोके हुए। आप अपनी बात कहें सतीश जी, तो मैं आगे बढ़ूं। हमारे साथ रवि छांडू भी है। जनरल साहब जरूर, हाँ, जनरल साहब को जरूर लग रहा होगा कि ऐसे संवेदनशील विषय पे दोनों पार्टियों के नेता उस संवेदनशीलता से हट करके फिर अपने नेताओं और अपने पार्टी के लाइन पे वही चिपकाव कर रहे हैं जैसे आम डिबेट में होता है। शुरुआत मैंने कोई नाम नहीं लिया, शुरुआत आप सरकार अरे वसीर साहब आप शांत होंगे तो आपका अपमान हो रहा है, तो आप बोलते हैं। सुन रहा हूं सतीश जी आप अपनी बात रख ले। वसीर साहब, वीरेंद्र राहुल गांधी जी को देश सुन रहा है। राहुल गांधी, सतीश जी आप अपनी बात रखे, पार्टी की बात रखे। मुद्दा संवेदनशील है, यहाँ पर आवाज को मॉड्यूलेट कर हमें चीजें नहीं, दिलों तक जो बात पहुंचे, दिल में जो उतर जाए वही बात कहनी है। सतीश जी देखिए, सरकार रक्षा विशेषज्ञों, जितने भी स्थानीय स्तर पर जो तुरंत कदम उठाए जा सकते हैं उसके लिए पहले से प्रयास कर रही थी, मगर आज जो परिस्थितियां हो गई हैं कि आदमी बाहर निकलते ही अगर उसका नाम पूछा जाएगा उसको गोली मार दी जाएगी, ये फिर हम 90 वाले हालात में पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी संवेदना है कि हमें एक कश्मीरी को बचाना है। इस स्थिति पे जो जिम्मेदार लोग हैं वो बैठक भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पे भी प्रयास चल रहे हैं। जनरल सिन्हा साहब तो रक्षा विशेषज्ञ हैं, मौके पर जो अधिकारी हैं वे विवेक के साथ निर्णय ले रहे होंगे और ले रहे हैं, मगर पूरा देश कश्मीरी पंडितों के साथ है, पूरी सरकार उस संवेदनशीलता के साथ है और हमारी कामना है कि इसके बाद जिस तरह आज बैंक मैनेजर की हत्या हो ये आखिरी हो, इसके बाद ना हो। हमारी कामना भी, हमारी कोशिश भी और सरकार की भी। सतीश जी हाँ, कोशिशें इधर भी हो रही हैं, उधर भी हमारी सेना भी लगी है, अर्धसैनिक बल भी लगे हैं, कश्मीर पुलिस भी यानी जम्मू कश्मीर पुलिस भी है और इसके साथ साथ कई और एजेंसियां जो लगातार दिन रात एक ये कोशिश कर रही है कि जन्नत को जन्नत की तरह रखा जाए। जनरल सिन्हा, रेडिकल इस्लामिक टेरर को कैसे रोका जाए? गैर कश्मीरियों के अलावा हिंदुओं से, कश्मीरी पंडितों से आखिर ये चिड़ कैसे दूर होगी? ये रेडिकल इस्लामिक टेरर, इस पर कैसे कब्जा किया जाए, कैसे इसे रोका जाए? जब तक इस्लाम के लोग जो हैं ये नहीं स्वीकार करेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमको कोई एग्जिस्ट करना है, साथ रहना है, तब तक बात बनेगी नहीं। जब आप बोलेंगे कि काफिर को मारना मेरा धर्म है और उसको पुण्य मिलेगा, जब आप बोलेंगे, हम लोग जब जूनियर ऑफिसर्स थे तो जब वहाँ जाते थे तो कहा जाता था कि क्या तुम हिंदुस्तान से आए हो? जब आप एक स्टेट को 370 देते हैं और स्पेशल स्टेटस देते हैं, आप 4 भाइयों में कहते हैं तुम खास हो, तुम खास नहीं हो 3,
तो कैसे मेंटल और साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन राष्ट्र के साथ कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, पॉलिटिकल सिस्टम को शुद्धिकरण करने की जरूरत है। जब यासिर मलिक 27 एयरफोर्स ऑफिसर का जो कत्लेआम जिसने किया, उसको प्रधानमंत्री निवास पे भोजन पे बुलाया जाता है। ये क्या देश है ये? जिस आदमी को जेल में होना चाहिए उसको प्रधानमंत्री निवास पे किसी के कहने पे बुलाया जाता है भोजन पे। मैं तो दंग रहता हूँ। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, कश्मीर फाइल की बात ओवैसी कर रहा है। 1990 में कौन सा कश्मीर फाइल था? उस समय की जो गवर्नेंस थी क्या कर रही थी? क्यों नहीं आर्मी को एड टू सिविल अथॉरिटी के तहत 24 घंटे में एक्टिवेट किया गया? इस सब प्रश्न का उत्तर कौन देगा? 6 और कारण मैं बताना चाहता हूँ कि कारण जो स्थिति बिगड़ रही है उसका क्या कारण है। जिस तरह से 370 घटने के बाद पॉलिटिकल जो जमींदारी कर रहे थे महबूबाज अब्दुल्लाज, उनकी जमींदारी खत्म हो रही है। इसीलिए पेट में दर्द है, फ्रस्ट्रेशन है, फियर है। पाकिस्तान जानता है कि वो ग्राउंड लूज कर रहा है। CIA कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो इन्फिल्ट्रेशन के स्केल पे गिरावट हुआ है वो चिंता का विषय है। पाक सिंपैथाइजर्स जो हैं कश्मीर में, दे आर लूजिंग ग्राउंड। इन्फिल्ट्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है और जो पॉलिटिकल राइवल्स थे उसको साइडलाइन किया जा रहा है। विकास जिस तरह से हो रहा है तो लोग चाहते हैं वहाँ के आतंकी एक फियर साइकोसिस करो, भय का माहौल बनाओ। क्या है कि डेवलपमेंट होगा, जब उसका मजा फल खाएंगे लोग तो आतंकवाद से हटेंगे। वो लोग नहीं चाहते। अब मैं कहना चाहता हूँ कि रिटेलिएशन कैसे हो रहा है? रिटेलिएशन हो रहा है कि भय का माहौल बनाओ। और कैसे? नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करो, टारगेटेड किलिंग करो। वो तो सॉफ्ट टारगेट है। एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसको ढिशू मारो, उड़ा दो। तो ये तो भय का माहौल है। अब खुद लोग, जैसा कहा जा रहा है कि ट्रक ढूंढ रहे हैं कि भाई वहाँ से भागो। अब रिटेलिएशन का मकसद क्या है? मकसद है हिंदुओं के मन में भय, पंडित वापस जाए, गवर्नमेंट को पूरे खराब लाइट में दिखाओ कि गवर्नमेंट का फेलियर हो रहा है, गवर्नमेंट सफल नहीं हो रही है, और पॉलिटिकल माइलेज दो अपोजिशन को कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट की नीयत में कोई खोट है क्या गवर्नमेंट 370 हटा के गलत काम की? मुझे तो 2 बात मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन है कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ लोग सऊदी मिडिल ईस्ट में नौकरी कर रहे थे, यहाँ से भी तनख्वाह उठा रहे हैं, वहाँ से भी तनख्वाह उठा रहे हैं, क्योंकि कोई ऑडिट था ही नहीं, मनमानी थी। बैंक से टेरर फंडिंग होता था, कोई पूछने वाला नहीं। महबूबा अपने चीफ मिनिस्टर के डिस्क्रिशनरी फंड से अपने माँ को 2 लाख का लोन देती है। ये क्या स्टेट है? और अब जब अंकुश लग रहा है तो पेट में तो दर्द होगा। जो चिल्ड बियर पीने के आदी थे उनको गर्म पानी पी दिया जा रहा है तो कष्ट तो होगा। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के सोच की शुद्धिकरण नहीं होगी जी तब तक जी। जनरल साहब रवि शांडू कश्मीरी पंडित है, हमारे साथ हैं। रवि जी, 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये जो दावा किया जा रहा है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य है, वो दिखाई नहीं दे रही, और दूसरी ये कि कुछ पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल जो आप लोगों के 90 के दशक के दर्द को बयां कर रही है, बता रही है, समझा रही है, उस पर बैन लगा दिया जाना चाहिए। और जो ये हो रहा है उसमें कश्मीर फाइल जैसी फिल्म का भी बड़ा हाथ है। रवि शांडू, आपके लिए मंच है, आप अपनी बात रखें। का मैं जवाब भी देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जैसे सिन्हा साहब ने भी बोला कि 90 में के दशक में जब ऐसा कुछ था नहीं, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, तब हमें भगाया गया उस टाइम। मैं एक मेन मुद्दे पे बात करूँ। देखिए, तो नीवा कन्वेंशन फॉर सुसाइड जो है वो कहता है जो सुसाइड के सर्वाइवर को जब उनको आप रिहेबिलिटेट करें, उनको उनके लिए एक नॉन रिसॉल्वमेंट प्लान होना चाहिए। नॉन रिसॉल्वमेंट का मतलब है कि उनके साथ दोबारा घटनाएं ना हो, ऐसा प्लान होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या ये पीएम पैकेज जो मनमोहन सिंह सरकार द्वारा किया गया था, क्या ये किसी तरीके से नॉन रिसॉल्वमेंट प्लान लग रहा है? हमारे साथ तो दोबारा वही हरकतें हो रही है, वही वारदातें हो रही है। सबसे पहले सरकार को ये मानना पड़ेगा जो ये पीएम पैकेज दिया गया है पंडित को, ये रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं, ये एक पेट प्लान है जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था, तो आगे बीजेपी ने और चलाया।
सबसे पहले सरकार को ये मानना पड़ेगा कि ये जो प्लान है इससे हमारा रिहेबिलिटेशन ही हो सकता है, क्योंकि हम दोबारा जिन्होंने हमारा शिकार किया उनके सामने हमें दोबारा डाला जाए कि वो दोबारा हमारे साथ क्या करना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं। अब एक और बात मैं आपके पास सोल्यूशन की बात करूंगा एज ए पंडित, मैं आपको सोल्यूशन की बात देता हूँ। यहाँ पे 370 हटाया, बहुत ही बढ़िया किया। लद्दाख 1947 से लद्दाख के लोगों की डिमांड थी कि उन्हें अलग स्टेट दिया जाए या उनको हिमाचल के साथ मिलाया जाए, उनको अलग स्टेट बनाया जाए, बहुत अच्छा किया गया। अभी जब हम बात करते हैं, इसी बात करने के दौरान जम्मू को एक अलग स्टेट बना दिया जाना चाहिए। मुझे आप बताइए कि जम्मू की जो आम आबादी, वो तो पूरे सब के सब लोग देशभक्त, तो वो क्यों भुगते हैं? उनको उनके बेसिक राइट्स के जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो क्यों छीने जा रहे हैं? उनको वोटिंग राइट्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? उनको एक गवर्नर रूप में क्यों रखा जा रहा है? सबसे पहले आप जम्मू को अलग स्टेट बनाएंगे और कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कीजिए और एक भाग में साउथ कश्मीर में प्रेफरेबली, ये मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि साउथ कश्मीर कनेक्टेड है जम्मू से, उस साउथ कश्मीर में कश्मीरी पंडित को बसाया जाए और एक साथ कहा जाए। हमें वहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन रेशियो है वो ज्यादा रहे और यही एक तरीका है वहाँ पे रहने का। जनरल साहब ने अभी बात कही कि जब मुसलमान बोलेगा कि मैं और हिंदू और हम भाई हैं, ये तो ना तो पिछले 700 साल में कभी हुआ है, ना तो मुझे लगता है न कभी होगा, न कभी होगा। तो हमें इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमने अपना रवि जी आपको लगता है डीलिमिटेशन को लेकर जो चीजें सामने आई है वो भी एक वजह हो सकती है? आप कह रहे हैं जम्मू अलग कर दिया जाना चाहिए, रवि जी? जी नहीं, देखिए क्या है प्रॉब्लम कश्मीर के एक कुछ लोगों में 15 से 20% लोग जो पैसा कमा रहे हैं इस मुद्दे से, प्रॉब्लम उनके साथ है। आप जब उनको कमजोर करते हैं, देखिए पहले क्या होता था, 2019 से पहले ये बोलते थे J&K पूरे स्टेट का प्रॉब्लम है, पूरे स्टेट का प्रॉब्लम है। 370 हटा, उसके बाद स्टेट विभाजित हुई, लद्दाख एक मेजर पोर्शन था, बाहर निकला, तो काफी हद तक इनकी थोड़ी कमर टूट चुकी है। लेकिन अगर आप इनको एक बिल्कुल ही सीमित इलाके में ले जाएंगे, डाई डिस्ट्रिक्ट मतलब कि 2 या डाई डिस्ट्रिक्ट में ले जाएंगे, तो मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ ये जम्मू के लोगों के साथ कम्पीट करेंगे नेशनलिज्म में। मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीरी मुसलमान को भी अच्छे से जानता हूँ। अगर आप उनको कमजोर करेंगे, कमजोर करने का यही तरीका है, आप जम्मू को अलग स्टेट बनाइए, कश्मीरी पंडित को बताइए अपने पनुन कश्मीर है, हमारी पार्टी है पनुन कश्मीर, जिन्होंने पूरा नक्शा दिया हुआ है कि आप इस इलाके में हमें बसा सकते हैं, लेकिन हमें एक ही इलाके में बसाइए। और आप जो ये अलगाववादी है इनको धकेल दीजिए एक कोने में, इनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा उसके बाद प्रो इंडिया होने के अलावा, क्योंकि अगर इनको पाकिस्तान में जाना होता ये 1947 में गए होते, तब भी नहीं गए थे। जी, इनको कोने में ढकेलने के लिए जनरल साहब एक छोटा कमेंट कर्नल सोडी के पास भी जाना है। रवीश कह रहे हैं इन्हें कोने में ढकेल दो, पीओके की तरफ ढकेल नहीं सकते क्योंकि पीओके को तो हमने कसम खाई है कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम ला कर रहेंगे। 10 सेकंड लूंगा मनीष भाई, मेरी अपनी सोच है, ये मेरी सोच है, लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है। जो भी पार्ट ऑफ टेरर स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग पत्थरबाज, उनको पिकअप करो, इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से उनको स्पॉट करो कौन कौन लोग हैं जो पार्ट ऑफ टेरर स्ट्रक्चर हैं। मैं अंडमान जाता था एवरी 3 मंथ जब कैलकाटा में पोस्टेड था, इतने आइलैंड हैं, वहाँ जाके उनको पोजीशन कर दो, पिक देम अप, अंडमान में छोड़ दो, फिर देखता हूँ स्थिति क्या होती है। 1 महीना में स्थिति एकदम काफ़ी सुधार होगा। जो राजद्रोह करता है पिक देम अप, अंडमान में छोड़ो, ये सोल्यूशन है। जी, ये सोल्यूशन है। हमारे साथ कर्नल सोडी, आतंकियों ने, अलगाववादियों ने और जिन्हें गैर कश्मीरी पसंद नहीं, उन्होंने अपना पैटर्न बदला है। कर्नल वो AK-47 नहीं, छोटी छोटी पिस्टल लिए घूम रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। हर एक को रोककर सेना के जवान या वहां पर हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये नहीं पूछ सकती कि दिखाओ, फ्रिस्किंग हर एक की कर पाना मुश्किल है। और जहां तक बात की जाए कि कश्मीर में जो माहौल है, सरकार ने जो कोशिश की 370 के बाद, जो पर्यटक हैं, जो यात्री हैं, वो वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और इस तरह की किलिंग से वहां पर इस पर भी असर पड़ सकता है। कर्नल सोडी। बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा। मैं जो आपने पहले इस डिबेट में एक बात बोली कि ये जो मजहब का ये आड़ में ये क्राइम्स करते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आतंकवादी अगर रिलीजन का नाम लेके ये हत्याएं करते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि उस मजहब के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे बिजनेस लीडर्स हैं, चाहे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्हें इस बात की निंदा करनी चाहिए, ताकि जो वो नीचे अनपढ़ आदमी है, जो वो गरीब आदमी है,
उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो रिलीजन के बड़े बड़े लोग हैं वो लोग इस घटनाओं को आलोचना कर रहे हैं, तो ये जो टेररिस्ट हैं ये हमें गुमराह कर रहे हैं। अगर ये एक कदम हर बड़ा पॉलिटिकल लीडर, बिजनेस लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो उस मजहब का है, जिस मजहब की आड़ में ये टेररिस्ट ये क्राइम्स करते हैं, अगर वो बोलना शुरू करेंगे, मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि बहुत फर्क आएगा। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा मनीष जी कि जब भी ऐसी बातें होती हैं, हमारी खुफिया एजेंसियां बहुत ही सतर्क हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। जैसे जन साहब ने सही बताया, ऐसे आदमियों को पिकअप करके दूर दराज के किसी आइलैंड में डाल देना चाहिए। हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए जो कि 3 महीने के अंदर इस केस को निपटा देना चाहिए, और जो भी हमारे कानून है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है उसमें ना कोई राजनीति आनी चाहिए, ना कोई धर्म आना चाहिए। जी, जिसने देश का कानून तोड़ा है। कर्ण छोड़ी जनरल सिन्हा, इस समय बेगुनाह गैर कश्मीरियों के मन में एक डर है, वो डर कैसे दूर किया जाए, चिंता इस बात की। जब तक शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, तुलसीदास ने कहा था, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। तो जब तक खौफ नहीं होगा लोगों के मन में कि कानून तोड़ेंगे, लोगों को मारेंगे, हम मनमानी करेंगे। फरूक एक सेकंड, 10 सेकंड, फारूक अब्दुल्ला कहता है 2 प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या ये सोच है? और वो गुमराह फिर ली, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे देश चलेगा। मुझे बहस खत्म करनी है। वीरेंद्र वशिष्ठ, लास्ट कमेंट। मनीष जी, मेरा ऐसा मानना है, विवाद का हल संवाद से ही समाधान निकलता है। और रही जहाँ तक आतंकवाद का जवाब भारतीय सेना देगी, और मुझे पूरा यकीन है आतंकवादियों से निपटने में हमारी सेना उनको पाकिस्तान में ही खदेड़ देगी। और जहाँ तक बात है विवाद की, विवाद में संवाद ही समाधान की तरफ जाएगा, और हर कश्मीरी को बचाना हमारा और इस सरकार का फर्ज है। एक एक कश्मीरी भारत का नागरिक है। वीरेंद्र जी, मेरा छोटा सवाल, क्योंकि मैं इस शो को एंकर कर रहा हूं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, संवाद किससे करें? संवाद मैं कह रहा हूं कि विवाद अगर कहीं है, और रही कि आतंकवाद का जवाब, केवल भारतीय सेना आतंकवाद को रोकने में सक्षम है, और केवल सरकार की नीति में, क्योंकि आपने कहा कि कार्यक्रम क्या होने चाहिए, कहीं कोई दिक्कत है। जी सतीश जी, संवाद होना चाहिए। जी हाँ, संवाद, लेकिन किससे? वीरेंद्र जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन एक गैर कश्मीरी पंडितों के मन के डर को आप कैसे दूर करेंगे? सतीश जी, लास्ट कमेंट। हर कश्मीरी से संवाद होना चाहिए। बीरेंद्र जी की पार्टी को पता ही नहीं किससे डायलॉग, वो राहुल गांधी वाली स्थिति में। लखेड़ा जी, मैं इस संवेदनशील मुद्दे पर एक बार भी इधर नहीं गया। आपको मैं कह रहा हूँ कि संवेदनशील मुद्दे पे आपने कर्मचारी इतने दिन से कर्मचारी, आप नेहरू जी और ये करते रहेंगे। आपने अभी तक एक बार भी नीति नहीं बताई। मैं कह रहा हूँ नीति बताओ। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि इनके पास नीति खराब है। अनिल जी, ये फिर वही नीति मांगी रवीश जी ने बता दिया, ये सरकार ने कोई नीति नहीं करी। एक कश्मीरी पंडित हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ जी, सतीश लखेड़ा जी, जल सिन्हा रिटायर्ड, कर्नल रिटायर्ड JS सोडी, और रवि शांडू, कश्मीरी पंडित, आप लोग हमारे साथ आए। इंडिया का सवाल, सबसे अहम सवाल में आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, इस समय कश्मीर में जो हालात और माहौल है, ना छुओ इन दुखती रगों को, ये जख्म फिर जलने लगेगा। मत पुकारो उन क्षणों को, ये जख्म रह कर रिसने लगेगा। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।